मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने कभी भीख मांग के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी को उल्लू बना के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने किसी तीज त्यौहार पे भीख मांग के किसी से दक्षिणा मांग करके नहीं खाया। मेरे पूर्वजों ने भारत का संविधान लिखा और मेरे माँ बाप ने उस संविधान के द्वारा अधिकार ले करके बहुत सम्मान पूर्वक इज्जत के साथ रोटी कमाई और उस इज्जत की रोटी से हमको पढ़ाया लिखाया, जो आज हम प्रोफेसर बन करके आप लोगों के सामने आ पाए। कि साहब की वार्निंग ध्यान नहीं दिए। साहब ने कहा अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, इसे किसी कीमत पे बेचना नहीं। लेकिन आपने अपने वोट को एक पौवा दारू के बराबर बना दिया, अपने वोट को 2000 रुपया में बेच दिया, अपने वोट को एक प्लेट मुर्गा और एक प्लेट मीट के बराबर कर दिया। और इसीलिए बेटियों की इज्जत भी आज मुर्गा और मीट के दाम पे बिक रही है। इस पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में चमचों, दलालों, पिट्ठुओं, भड़ुओं की फौज खड़ी हो गई है। चमचा चाहे सोने का हो या चांदी का हो, माजा उसको राखी से ही जाता है। आजकल साबुन से माजा जाता है, लेकिन माजा उसको राखी से ही जाता है, क्योंकि उसकी हैसियत उसी लायक है। हमने साहब को शादी करने के बाद जाना, नहीं तो शायद हमने शादी भी नहीं की होती। लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जिस जीवन साथी के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की तरह ही उनके सपने को पूरा करने के लिए एकदम कटिबद्ध है, पूरी तरीके से समर्पित है। और हम दोनों पति पत्नी ने तय किया साहब को पढ़ने के बाद, उनकी चमचा युक्त पुस्तक पढ़ने के बाद, कि हम अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, कोई दुकान मकान, कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस नहीं रखेंगे, हम कोई धन संपत्ति नहीं बनाएंगे। और हम लोगों की शादी को 13 साल हो गए, हमने ये भी तय किया कि हम अपना कोई परिवार भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से समर्पित हो करके इस काम को करना चाह रहे हैं। हम अपना परिवार रहेगा तो जानवर के बच्चे से भी प्रेम हो जाता है, अपना परिवार तो बड़ी बात होती है। तो ये पूरा बहुजन समाज हमारा परिवार है। और बाबा साहब के बाद हमारे बहुजन समाज में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो इन्हीं भाई लोगों की तरह से क्लास 1 अधिकारी की नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और बढ़िया वो वैज्ञानिक के पद पे पूना में पोस्टेड था। एक किताब पढ़ी बाबा साहब की, एक किताब पढ़ने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। लोग कहते थे उनसे कि मैंने बाबा साहब की इतनी किताबें पढ़ी, उतनी किताबें पढ़ी। तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, अरे तूने इतनी किताब पढ़ी और फिर भी तू चुपचाप बैठा है। मैंने तो केवल एक किताब पढ़ी और मेरे दिल दिमाग में ऐसी आग लगी कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तूने किस तरीके से बाबा साहब को पढ़ा कि तेरे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई चिंगारी नहीं आई? साहब कांशीराम बाबा साहब को पढ़े और पढ़ते ही ये तय किए कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरी शिक्षा का उद्देश्य परिवार बनाना नहीं है, मेरी शिक्षा का उद्देश्य अपने नाम पे गाड़ी बंगला खरीदना नहीं है। और उसी दिन साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिख करके पोस्ट करते हैं और कहते हैं, माँ 5 बातें। माँ, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। माँ, मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। माँ, मैं अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस, धन मकान, रुपया पैसा नहीं रखूँगा। माँ, मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। माँ, आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर द्वार है। ये बात 5 लिख करके साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी पा के माँ पागल भागी भागी घर आती है, क्योंकि साहब की सगाई कर चुकी होती है, शादी की तैयारी कर रही होती है। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो मेरा बेटा नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2.5 महीना साहब के साथ रहती है। थैंक यू भैया, नहीं ठीक है। 2.5 महीना साहब के साथ रहती है। साहब अपनी माँ से 5 मिनट तक बात नहीं करते। एक दिन माँ से रहा नहीं जाता तो साहब से कहती है, ए कसिया, साहब को कांशीराम साहब को कसिया बुलाती थी उनकी माँ, अरे कसिया, तू इन किताबों, रात दिन इन किताबों को पढ़ता रहता है, तेरी माँ को बात करने के लिए तेरे पास 5 मिनट का समय नहीं है। आखिर इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू अपनी माँ से बात तक नहीं करता है? तब साहब कांशीराम कहते हैं कि माँ, ये जो किताबें मैं रात दिन पढ़ता हूँ, ये किताबें साधारण किताबें नहीं हैं। ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं, और इन किताबों में बाबा साहब सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं उस चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ, तू घर जा, तू टाइम वेस्ट मत कर, मैं तेरे साथ घर वापस आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती घर चली जाती है और यहाँ एक भारी प्रतिज्ञा लेकर के
कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य अपने समाज को जागरूक करना है। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा लेके साहब कांशीराम बाबा साहब के संविधान को पढ़ के आपके और हमारे बीच निकल पड़ते हैं। इसी दिल्ली में मैं जय भगवान जाटव जी से भी मेरी मुलाकात हुई और तमाम जो साथी साहब कांशीराम के साथ में काम किए हैं उन तमाम लोगों से भी मुलाकात हुई और उन लोगों की आंखों से मैंने साहब कांशीराम की आंखों का वो सपना देखा जो साहब अपनी आंखों में लेकर के पहली बार दिल्ली आए थे। फटी हुई शर्ट पहने हुए, टूटी हुई चप्पल पहने हुए, बुशर्ट बाहर, पैंट का नीचे एकदम मोहड़ी एकदम खराब, और वो सपना क्या था कि किसी तरीके से अपने बहुजन समाज को इस बात का एहसास करा दें कि तुम 100 में 85 हो। वो सपना जो बाबा साहब संविधान लिख के आपके और हमारे लिए छोड़ के गए थे। जब संविधान लिख के छोड़ के गए तो उन्होंने ये कहा था, वो कृपलानी जी की बात जो मंजीत अवतार जी बोल के गए कि रानियों की नसबंदी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ आज बाबा साहब कह रहे हैं वोट का अधिकार दे करके आज राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं बल्कि राजा बैलेट पेपर से पैदा होगा। तो ये बात यही ख़त्म नहीं हुई है। इसके आगे कृपलानी जी थे, उनके साथ में उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लोग गरीब हैं, भूखे हैं, लाचार हैं, हमारे लोगों के पास पैसा है, हम पैसा देके तुम्हारे लोगों का वोट खरीद लेंगे, तो तुम कैसे उनको राजा बनाओगे। तब बाबा साहब कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कृपलानी जी, आज मेरे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, लाचार हैं, पैसा नहीं है उनके पास, आप पैसा दोगे तो आज वो अपना वोट बेच देंगे। लेकिन मैं इस बात का पूरा विश्वास रखता हूँ कि एक दिन मेरे समाज के लोग अपने वोट के अधिकार को जानेंगे, अपने वोट की कीमत को समझेंगे, और जिस दिन अपने वोट की कीमत को समझ गए उस दिन तुमसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को राजा बना लेगा। ये बाबा साहब का विश्वास माननीय कांशीराम साहब लेकर के आगे बढ़ते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल पैदल घूमते हैं, साइकिल साइकिल घूमते हैं, और घूम करके आपको क्या कहते हैं, अरे मेरे भाई तू 100 में 85 है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू पारसी है, तू बौद्ध है, और तू अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, तुम सब मिला के 100 में 85 हो। और साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाया, कहा कि शासक बनाना है और शासक न बन पाओ तो शासन में भागीदारी लेना है। साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझसे बेहतर आप लोग बता सकते हो जो साहब के मिशन के सिपाही हो। साहब ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि अपने वोट की कीमत को समझो। इसी वोट के लिए वो आता है ऊंची जाति का, कहता है काका पैर छुरे वोट हमी को देना, दीदी वोट हमी को देना, पाँव छुरे आपके पाए लागी कर रहे हैं क्योंकि उसको आपके वोट की कीमत का एहसास है। लेकिन तुमको अपने वोट की कीमत का एहसास नहीं है। जो वोट ले जा रहा है तुम उसको वोट दे रहे हो। अरे उस वोट को जाने मत दो, उस वोट से तुम अपना राजा बनाओ। तुम 100 में 85 हो, राजा 85 का होना चाहिए। ब्राह्मण ठाकुर बनिया 100 में 15 है, तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहा है। साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा है, 100 में 85 हम हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हो, बताओ 85 बड़ा है कि 15? बताओ बेटा 85 बड़ा है कि 15? 85। इतना छोटा बच्चा जानता है 85 बड़ा है। तो राजा किसका होना चाहिए मेरे बच्चे, 15 का कि 85 का? और बनता किसका है? 15 का। पता है किसकी गलती से? ये तुम्हारे बाप दादा जो बैठे हुए हैं ना, अम्मा लोग, पापा लोग, इनकी गलती की वजह से, इनकी गलती की वजह से। छोटे से बच्चे को पता है कि 85 बड़ा होता है, छोटे से बच्चे को पता है कि जिसका संख्या ज़्यादा है राजा उसका होना चाहिए। लेकिन आप लोग जो बैठे हो, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि राजा आपका होना चाहिए। हर साल केवल वोटर बने रहते हो। इसीलिए अम्बेडकर पार्क के एंट्री गेट पे जो बोर्ड लगा है ना, उसने बहुत कष्ट दिया हमको। तुम अपने वोट से अपना राजा बना सकते थे, लेकिन साहब ने फिर आगे कहा कि जिसको जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उसकी पूरी जिंदगी दलाली में ही बीतती है। आपको वोट ना मिले, पार्टी बदल लो, पार्टी बदल लो। फिर ना वोट मिले दूसरी पार्टी से तो इस पार्टी का बुराई करने लगोगी, और फिर भी बुराई से भी काम ना चले तो दलाली का रास्ता तो हर समय खुला है।
तेरा टिकट कंफर्म करा देंगे, लाख 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 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी मिल जाए। सब जगह हो रही है। इस बात से बाबा साहब भी चिंतित थे और मान्यवर कांशीराम साहब भी चिंतित थे। और साहब कांशीराम इसीलिए कहे कि मेरे समाज में बाबा साहब के द्वारा दिए गए ये संविधान की जो बात है, संविधान ने हक अधिकार दिया, बाबा साहब के ही जमाने में बाबा साहब को ही लोगों ने हरवा दिया। और जिन लोगों ने बाबा साहब को हरवाया था, संजोग से हम वहाँ गोंदिया पहुँच गए थे जिसने हरवाया था, उसके पूर्वज लोग, मतलब उसकी अभी पीढ़ियाँ बाकी हैं। वो व्यक्ति आके मिला, बोले इन्हीं के बाप थे जिन्होंने बाबा साहब को हराया था। हमने कहा बड़ा खुशकिस्मत हैं हम कि आपको दर्शन कर लिया। कम से कम चमचों से, जैसे कहते हैं नक्कालों से सावधान, वैसे चमचों से सावधान। आपको देख करके दूर से बोर्ड लगा देना चाहिए। बोले अब बाप दादाओं की गलती का आप हमको बेइज्जत करेंगी बहन जी। हम कहे भैया बाप दादाओं की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं तो बेइज्जती भी तो तुम्हें ही सहना पड़ेगा ना। अभी आजकल हम लोग ब्राह्मण ठाकुरों को कुछ ना कुछ बोलते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने गलती की ना। अगर वो माफ़ी मांग ले तो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन वो माफ़ी मांगते नहीं, उल्टा हमारे ऊपर सुसु भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर सुसु कर रहे हैं, हमको जानवर से भी बदतर आज भी समझ रहे हैं, तो कैसे माफ़ कर देंगे। तो उनसे मुलाकात हुई बाबा साहब के ज़माने में, जब उनको हरवा दिया लोगों ने, तो बाबा साहब ने कहा कि चलो ठीक है हरवा दिया, कोई बात नहीं, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के लिए जब बुलाया तो उनसे पूछा कि अब क्या करोगे भाई, तुम तो विधायक हो गए हो, सांसद हो गए हो अपनी पार्टी। तो वो बोल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अरे बाबा साहब आप जो कहेंगे वो करूँगा। वो कह रहा है अरे बाबा साहब आपके द्वारा जो संविधान में आरक्षण मिला, उसी आरक्षित सीट से ही तो मैं विधायक और सांसद बन पाया। तो बोले अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आगे क्या करोगे। बोले जो मेरी पार्टी कहेगी वो मैं करूँगा। तो तोते की जान वही पार्टी में बसी हुई है, जो तोता को रटाया जाएगा तोता वही भाषा बोलेगा। बाबा साहब के समय में भी परेशान थे, साहब के समय में भी चमचों दलालों पिट्ठुओं की फौज लगी थी। मान्यवर कांशीराम साहब इस बात को कहते थे कि जितने मुश्किलों से बाबा साहब जिस अधिकार को दे पाए और उस अधिकार के द्वारा जो संसद विधायक में चुन के जा रहे हैं, वास्तव में ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है। पूना पैक्ट की डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस पूना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में चमचों दलालों पिट्ठुओं भड़ुओं की फौज खड़ी हो गई है। ये शब्द है मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा युग में। और उस चमचा युग पुस्तक को खरीद के ज़रूर पढ़ना। उस पुस्तक को हमने खरीदा, हमने पढ़ा, हमारी ज़िंदगी बदल गई। उस पुस्तक में साहब कांशीराम कह रहे हैं कि इन चमचों से निपटने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो चमचों से निपटने के लिए। साहब ने कहा कि मान लो ये चम्मच है, ये चम्मच है, ये चम्मच ऐसे पड़ा हुआ है, ये चम्मच हिल नहीं सकता, इसको हिलाने के लिए हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसको उठाया, काम किया, और जैसे काम खत्म हुआ चमचे को वापस फेंक दिया गया। और साहब इस बात को कहते थे कि चमचा चाहे सोने का हो या चांदी का हो, मांजा उसको राखी से ही जाता है। आजकल साबुन से मांजा जाता है, लेकिन मांजा उसको राखी से ही जाता है क्योंकि उसकी हैसियत उसी लायक है। साहब कहते थे इस चमचे को सुधारने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि ये चमचा अपने आप से हिल नहीं सकता, इस चमचे को ऑपरेट करने के लिए हाथ की ज़रूरत है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि इस हाथ पे प्रहार करो जिसने इस चमचे को थाम रखा है। हाथ पे प्रहार करोगे, चमचा अपने आप गिर करके अपने समाज में वापस आएगा। तब उसको लतिया लेना, गरिया लेना, मार लेना, पीट लेना, सुधार लेना। हिट दी हैंड दैट ऑपरेट्स दी स्टूजेस। उस हाथ पे प्रहार करो, उस व्यवस्था पे प्रहार करो जिसने इन चमचों को जन्म दिया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मान्यवर कांशीराम साहब जाने कितनी रातें, जाने कितने दिन बिना सोए बिताए, भूखे प्यासे बिताए। कभी कपड़ा रहता था पहनने के लिए शरीर पे, कभी नहीं रहता था। हम सब ठंड में बढ़िया बढ़िया शाल स्वेटर पहनते हैं, लेकिन साहब की वो बात मैं लगभग हर जगह जाती हूँ, हर जगह बताती हूँ कि किसी दिन तो आपका ज़मीर जागे, किसी दिन तो आप उस चमचागिरी से बाहर निकलो। ये मेरे भाई कोट पहन के सुंदर सुंदर बैठे हैं। एक दिन ऐसा भी था कि साहब की जेब में केवल 5 रुपया था। ठंड का मौसम शुरू हो गया था, साहब के पास पहनने के लिए स्वेटर तक नहीं था। एक महिला कहती है मीटिंग के बाद, साहब कुछ गर्म कपड़ा खरीद लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, मीटिंग कैसे लोगे। तो साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है ले लूँगा। और फिर अपनी धुन में पक्के थे, साहब अपना पूना की तरफ बढ़ रहे हैं साइकिल लेकर के। रास्ते में एक शॉल स्वेटर जैकेट की दुकान दिखती है, साहब उसमें चले जाते हैं। जेब में 5 रुपया है, साहब इतना शुद्ध नहीं है कि बड़ी दुकान पे महंगा स्वेटर मिलता होगा। दुकानदार सोचता है कि देखने में तो लंबा चौड़ा हमने साहब को नहीं देखा,
आप लोगों ने साहब को देखा है और आप लोगों की आंखों से हमने साहब को देखा। साहब देखने में लंबे चौड़े गोरे चिट्टे थे। दुकानदार ने सोचा कोई अमीर आदमी आया, अच्छा अच्छा कोट दिखाने लगा। साहब ने एक कोट पहना, फिटिंग आ गया। बोले कितने का है? कहते साहब केवल 2000 रुपये का। जेब में 5 रुपया, दुकानदार 2000 का कोट दिखा रहा। बोल रहे हैं साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगा। दुकानदार कह रहा अरे साहब 150 रुपया कम दे देना, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। साहब मना कर रहे हैं मैं नहीं ले पाऊंगा। दुकानदार बिगड़ जाता है, अरे भैया कितना पैसा लिए हो जो बार बार कह रहे हो नहीं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। साहब कहते हैं मेरे पास केवल 5 रुपया है भैया, मैं नहीं ले पाऊंगा तुम्हारा कोट। दुकानदार और तेज बिगड़ जाता है साहब के ऊपर, कहता है जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी, मेरी दुकान में घुसा कैसे, चल निकल जा मेरी दुकान के बाहर। साहब चुपचाप दुकान से बाहर निकल जाते हैं। जाते जाते ये कहते हैं कि भैया मुझे इतना बता दो कि मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन ये बता दो कि 5 रुपये में कोट मुझको कहाँ मिल पाएगा। बोलते चला जा मुर्दा घाट में मिल जाएगा तुझे 5 रुपये में कोट। और साहब सच में चले जाते हैं मुर्दा घाट। मुर्दा लोगों का जहाँ कपड़ा तह लगा के रखा रहता है उसमें से एक कोट उठा के साहब पहनते हैं। मुर्दा घाट वाला दुकानदार सोचता है इतना बड़ा आदमी मुर्दा आदमी का कपड़ा पहन रहा है। बोले साहब ये आपके लिए नहीं है, मुर्दा आदमी का है। साहब कहे मुर्दा हो या जिंदा हो मुझे फिटिंग हो गया, बोलो कितना पैसा दे दूँ। कहता अरे साहब 5 रुपया दे दो, क्या आप पैसा लो इस कपड़े का। 5 रुपया निकाल के दे देते हैं। 5 रुपये से मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी के कपड़े पहनने वाले ने आपको और हमको किस हैसियत में ला करके खड़ा कर दिया। मैं इस बात का दावा करती हूँ मेरे भाइयों, इस बात का दावा करती हूँ कि मुझे हक अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया। मुझे शिक्षा का अधिकार, कपड़े का अधिकार, नौकरी का अधिकार, मान सम्मान का अधिकार मुझे मेरे बाबा साहब ने दिया। लेकिन मुझे इस मंच पे खड़े होने का साहस मेरे कांशीराम ने मुझे, ये कांशीराम साहब की ताकत है कि मेरे जैसी महिला यहाँ मंच पे रात के 10:30 बज रहे हैं और दहाड़ करके बोल पा रही है। ये साहस मेरे साहब कांशीराम का है। जो रातें साहब ने बिना सोए बिताई, बार बार शब्द गूंजते हैं साहब कांशीराम के दिमाग में। हमने साहब को शादी करने के बाद जाना, नहीं तो शायद हमने शादी भी नहीं की होती। लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जिस जीवन साथी के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं वो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की तरह ही उनके सपने को पूरा करने के लिए एकदम कटिबद्ध है, पूरी तरीके से समर्पित है। और हम दोनों पति पत्नी ने तय किया साहब को पढ़ने के बाद, उनकी चमचा युक्त पुस्तक पढ़ने के बाद, कि हम अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, कोई दुकान मकान, कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस नहीं रखेंगे। ये जो पैसा हम कमा रहे हैं ये मेरे बाबा साहब का है। जब बाबा साहब का है तो इससे मैं अपने नाम पे संपत्ति कैसे खरीद सकती हूँ। हम कोई धन संपत्ति नहीं बनाएंगे। और हम लोगों की शादी को 13 साल हो गए, हमने ये भी तय किया कि हम अपना कोई परिवार भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से समर्पित हो करके इस काम को करना चाह रहे हैं। हम अपना परिवार रहेगा तो जानवर के बच्चे से भी प्रेम हो जाता है, अपना परिवार तो बड़ी बात होती है। तो ये पूरा बहुजन समाज हमारा परिवार है और इसी प्यार और सम्मान के नाते इतनी रात में हम आपके बीच में यहाँ पर आए। साहब का वो सपना बार बार मेरी आंखों में आता है, कौंधता है, गूंजता है। साहब की वो तस्वीर बार बार आंखों को चुभती है, कहती है कि जो सपना मैंने देखा था क्या वो अधूरा रह जाएगा। वो सपना क्या था? लखनऊ में जो 2003 में जो लोग साहब की उस मीटिंग में पहुंचे होंगे वो इस बात के गवाह हैं। साहब ने ताल ठोक के कहा था अपने भाषण के बाद, ये कहा था किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि कांशीराम को 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री पद को पाने से रोक सके। यानी कांशीराम 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बन के दिखाएगा, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है। और साहब इतना कहते कहते गिर गए थे मंच पे से। और वही साहब का अंतिम भाषण हुआ था, साहब कांशीराम का अंतिम भाषण। उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया और उसके बाद साहब कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं चल पाए। जब साहब ने एक बड़ा संगठन बनाया, उस राजनीतिक संगठन की ताकत बनाई कि देखो तुमको खाली ये सपना नहीं देखना है कि कैसे शासन सत्ता, तुम्हें शासक बनने का सपना नहीं देखना है, तुम्हें शासक बन के दिखाना है। उस राजनीतिक संगठन के माध्यम से जब साहब ने आपको और हमको उत्तर प्रदेश में 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो इस मानसिक मिशन का जो MANSIK है, उसमें जो आखिरी का K है वो कांशीराम है। और जब कांशीराम है तो साहब कांशीराम का सपना भी तो हमारा सपना होना चाहिए। उस साहब कांशीराम का केवल सपना ही हमारा सपना नहीं होना चाहिए, जहां पे वो उसको छोड़ के गए थे हमारा सपना उससे आगे का होना चाहिए। साहब उत्तर प्रदेश में हमको 4 बार मुख्यमंत्री बनाए, साहब का सपना उससे आगे बढ़ाएंगे ना। बाप हमेशा चाहता है ना, अगर प्राइमरी का मास्टर हो तो चाहता है ना कि मेरा बच्चा या तो इंटर कॉलेज में हो और या तो
यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। माँ हमेशा यही चाहती है कि मैं अनपढ़ रह गई, चूल्हा चौका कर रही, लेकिन मेरी बेटी कभी भी चूल्हा चौका नहीं करेगी। मेरी बेटी आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, पढ़ लिख करके नौकरी करेगी, जिससे कि उसको कभी अपने पति के सामने हाथ ना पसारना पड़े। हर व्यक्ति अपने बच्चे में अपने आगे से आगे बढ़ने का सपना देखता है। तो मेरे मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था कि तुझे मुख्यमंत्री तो बना दिया, और वो जो चैलेंज था 2003 का लक्ष्मण मेला ग्राउंड लखनऊ में कि मुझे प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी क्या आपकी और हमारी नहीं है? वहां से शुरू करना है। लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप राजनीति में आएंगी, पॉलिटिक्स में आएंगी। हम कहे राजनीति में आना, पॉलिटिक्स में आना बहुत आसान है। थोड़ा सा पैसा जेब में रखो, थोड़ा चमचागिरी की आदत डाल लो, आराम से आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो। लेकिन साहब इस बात को कहते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की पॉलिटिक्स राजनीति कभी मजबूत नहीं हो सकती। बहन जी, इसका उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा। साहब ने घूम घूम करके वामसेफ के द्वारा संगठन तैयार किया। साहब ने घूम घूम करके बुद्ध मित्रा जैसी सांस्कृतिक कलाकार तैयार किए। साहब ने घूम घूम करके वो जो मेरे भाई गा रहे थे, मन्नू गौतम जी, ये साहब का तैयार किया हुआ सिपाही है। इसकी आवाज में जो इस उम्र में दम है, वो ये बता रहा है कि ये साहब के मिशन का सिपाही रहा है, और वो दम आज तक आपकी वाणी में मौजूद है। भाई मन्नू गौतम जी, आपको भी लाख लाख धन्यवाद। पूरी टीम जो आपकी बजाने वाली है, एक नंबर की टीम है। ये साहब के मिशन के सिपाही तैयार किए हुए थे। साहब सांस्कृतिक परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, सामाजिक परिवर्तन की तरफ जा रहे थे। कैसे? जो समाज के ये बैठे लोग हैं ना, इनको तैयार किया था साहब ने कि तुम पीछे से हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, और आगे मैं इस कारवां को लेकर के जाऊंगा। बोले ये गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का जिम्मा उठाया मेरी इस मानसिक 26+ की टीम ने। इस मानसिक 26+ ने उस जिम्मेदारी को निभाया जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें साहब ने मजबूत किया। आपको गाने बजाने वाली टीम दी, आपको किशोर कुमार पगला जैसे गायक दिए, बुद्ध मित्रा जैसी गायक दी, मन्नू गौतम जैसे गायक दिए। आपको गैर राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए ऐसी टीम दी, ऐसे लोग दिए जो रिटायरमेंट के बाद पे बैक टू सोसाइटी पे काम कर रहे हैं। और ये कहा कि तुम राजनीति में तभी सक्सेसफुल हो, और हम राजनीति में सच में तभी सक्सेसफुल हुए जब पीछे ये लोग मजबूती से खड़े हुए थे। लेकिन जहां ये पीछे वाला संगठन टूटा, हम राजनीति पे 0 और अब एकदम हाशिए पे आ गए हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। जब साहब ये कह रहे हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है कि साहब की गैर राजनीतिक जड़ें अभी भी मौजूद हैं, और इसीलिए हमारी राजनीति वापस खड़ी हो सकती है। और साहब ने यही कहा कि सरकार बने ना बने, शासन सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। मानसिक 26+ की टीम उसी सामाजिक परिवर्तन को गति देने का कार्य कर रही है। लाख लाख धन्यवाद। 26 का मतलब है संविधान दिवस प्लस 26+ मेंबर्स हैं इसके, ये 26+ टीम का मतलब है। बहुत धन्यवाद मेरे भाई इस बात को बताने के लिए। इस मानसिक टीम का के है साहब कांशीराम, और उस के से आगे शुरू होती है ये 26+ की टीम। अपने इस साहस को, अपने इस योगदान को, अपनी इस जिम्मेदारी को बना के रखिएगा। ईगो आने मत दीजिएगा। कोई छोटा अधिकारी होगा, कोई बड़ा अधिकारी होगा। मैं अपने आप को अध्यापक ही बोलती हूँ, प्रोफेसर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि टीचर ही तो हूँ ना, टीचर ही तो हूँ। बस हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कोई बेसिक में पढ़ाता है। तो वैसे ही आप भी समाज के व्यक्ति हो। पोजीशन, पैसा, रुपया समाज के बाहर दिखाने के लिए है, समाज में केवल सामाजिक कार्यकर्ता हो। बोले साहब कि अपना ईगो जूते चप्पल की तरह बाहर उतार के आना, तब समाज सेवा के लिए उतरना। क्योंकि बाबा साहब कहते थे, फांसी के फंदे पे एक बार झूल जाना आसान है, लेकिन जो समाज सेवा करने निकलता है, गुरुजी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो हर दफा, हर क्षण, हर दिन फांसी के फंदे पे झूलता है, उसको बेइज्जती का सामना करना होता है। तो इस मानसिक मिशन का के तो साहब कांशीराम है,
और उस के ऊपर जो आई है, संजोग से वो आई मेरा भी नाम आता है इंदु। मुझे बहुत गौरव है इस बात का कि आई, आप जब आयरन बोलते हो तो उस आई में इंदु यानी चंद्रमा मेरा भी नाम आता है। तो बहुत अच्छा लगा, उस आई से आयरन लेडी का नाम लिया, जिसको साहब कांशीराम अपना उत्तराधिकारी बना के गए। साहब अपना उत्तराधिकारी बना के गए, वो जीता जागता उत्तराधिकारी आपके बीच में है, लेकिन आपको चमचागिरी की ऐसी लत लगी कि आपके वोट को झाड़ू वाला लेके चला गया और आप सब झाड़ू की तरह, कूड़े की तरह बह के चले गए। और बह के चले गए, उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पार्क के बाहर किसी तथाकथित उसी व्यक्ति का नाम और बोर्ड टंगा हुआ है। ये आपकी नालायकी है, ये आपकी नालायकी है। अपनी नालायकी पे तुम ही लोग ताली बजा सकते हो। इतना साहस सर्वजन लोगों में नहीं है, मतलब अपर कास्ट लोगों में नहीं, इतना साहस केवल हम ही लोगों में है जो अपनी नालायकी पे ताली बजा सके। ये हमारी नालायकी है कि जीते जागते जो हमारे महापुरुष हैं आज भी, उनको सपोर्ट करने की बजाय, सोचिए कितनी दूरदर्शिता थी। पहले इन्होंने कहा था कि चंदा चोरों से सावधान रहना, आप नहीं माने, तथाकथित चंदाखोरों को आप लोगों ने चंदा दे करके बड़ा बना दिया। और आज पता चल रहा है कि चाय की केतली में चाय भरने वाला तो चाय वाला निकला, यानी केतली तो हमारी थी लेकिन उसमें चाय भरने का काम कोई और कर रहा था। इस चेतावनी को इस आई वाली लेडी ने पहले ही बोल दिया था, पहले ही चेता दिया था। आज उसकी चेतावनी सामने आ रही है। हमारे समाज में चमचों की फौज खड़ी की है। हमें चमचों से नहीं लड़ना है, उस व्यवस्था से लड़ना है जिसने ऐसे नौजवान बच्चों को चमचागिरी की लत लगा दी। और फिर इसमें एस नाम आ रहा है छत्रपति शाहू जी महाराज का, जिन्होंने कहा कि तुम्हारा उद्धारक पैदा हो चुका है, तुम्हारा नेता पैदा हो चुका है, तुमको किसी की बात नहीं मानना, तुमको बाबा साहब केवल डॉक्टर अंबेडकर की बात मानना है। इन्होंने बाबा साहब को हर तरह से सहयोग किया कि बाबा साहब विदेश से पढ़ाई करके आए। इस मानसिक मिशन में एन है नारायणा गुरु का, इस मानसिक मिशन में ए है बाबा साहब, और इस मानसिक मिशन में एम का मतलब होता है माइंड, माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क में महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वो कहते थे शिक्षा बिना मति गई, माँ से मति, माँ से माइंड, माँ से मस्तिष्क और माँ से महात्मा ज्योतिबा फूले। शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई। आपको नीति का हिस्सा नहीं बनने दिया गया क्योंकि आप शिक्षित नहीं थे। आपके गले में मटका, कमर में झाड़ू लगाई गई क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि आप इंसान हो। आपके पैरों में घुंघरू लगाया गया, गले में घंटी लगाई गई कि आप जानवर से बदतर जिंदगी जियो। लेकिन ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोल करके ये साबित किया कि तुम जानवर नहीं हो। और उनके साथ साथ अगर आपने बाकी लोगों का फोटो लगाया नहीं, आपने केवल उन 3 बाबा लोगों का फोटो लगाया जो मान्यवर कांशीराम लेके आए थे। एक तो पगड़ी वाले बाबा, दूसरे दाढ़ी वाले बाबा और तीसरे कोट वाले बाबा। तो 3 बाबा लोगों का तो है, लेकिन इसमें माता सावित्रीबाई फूले का फोटो नहीं है और साथ ही साथ अम्मी फातिमा शेख का फोटो नहीं है। अम्मी फातिमा शेख वो शख्सियत हैं जिन्होंने आपकी हमारी शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोलने के लिए अपनी ज़मीन दी। लेकिन चुनाव से पहले जो बातें बार बार की जाती हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। जब मुसलमान की बात आती है तब मुझे केवल अम्मी फातिमा शेख का चेहरा नज़र आता है। और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि आप ये सवाल करो कि तुमको धोबी, पासी, खटीग, लुहार, सुनार, चमार ये किसी मुसलमान ने बांटा था क्या? आपको जाति व्यवस्था में मुसलमानों ने नहीं बांटा था। फिर ये क्यों बार बार बोला जाता है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है? क्योंकि ये एक धर्म विशेष के प्रति नफरत का जो बीज भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय से बोया गया, वो बीज लगातार काम करता रहे, इसलिए आपके दिमाग में टीवी के माध्यम से हर तरह से ये बार बार दिखाया जा रहा है। वहीं एक जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिया हुआ एक व्यक्ति अपनी ट्रॉफी के ऊपर पैर रख दे रहा है, पूरी मीडिया छाती पीट रही है। और वहीं हमारा एक आदिवासी भाई के ऊपर एक तथाकथित जातिवादी आतंकवादी सूसू कर रहा था। ये जातिवादी मीडिया मुंह पे ताले लगाए पड़ी थी।
हमारा माइंड को रीड करके हमारे माइंड के हिसाब से काम किया जा रहा है। आप अपनी आपत्तियां दर्ज कीजिए, क्योंकि ये भारत का संविधान हमारे बाबा साहब, हमारे मान्यवर कांचीराम का सपना था। साहब कांचीराम ने जब राजनीतिक संगठन बनाया तो कुछ पत्रकार लोग उनसे पूछते हैं, अरे कांचीराम साहब, सारी पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र आ गया, आपकी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र क्यों नहीं आया? तो साहब एक बात कहते हैं, वो क्या बात थी? कहते हैं भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस घोषणा पत्र को यानी संविधान को 100% लागू करूंगा। कितना बड़ा विजन लेके चले थे साहब कांचीराम। इस विजन की आपको जरा सा भी इल्म है? आपको जरा सा भी इस बात का एहसास है कि कितनी बड़ी बात साहब बोल के गए, और हम लोग अपने जरा से स्वार्थ के लिए, अपनी जरा सी चमचागिरी की लत की वजह से आज आपके ऊपर कोई और शासन कर रहा है। इस दिल्ली क्षेत्र में जहाँ पे करोल बाग जैसा एरिया है, जहाँ पे केवल अपने जाटव समाज के ही लोग रहते हैं, यहाँ पे तमाम ऐसे एरिया है, गुरुद्वारा, पता नहीं कौन कौन सी लोकेलिटीज है, यहाँ तक कि ये कोंडली वाला एरिया भी, जहाँ पे केवल अपने समाज के लोगों का बाहुल्यता है, लेकिन फिर भी वोट आपका कोई और लेके चला जाता है, क्योंकि साहब की वार्निंग ध्यान नहीं दिए। साहब ने कहा अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, इसे किसी कीमत पे बेचना नहीं। लेकिन आपने अपने वोट को एक पौवा दारू के बराबर बना दिया, अपने वोट को 2000 रुपया में बेच दिया, अपने वोट को एक प्लेट मुर्गा और एक प्लेट मीट के बराबर कर दिया। और इसीलिए बेटियों की इज्जत भी आज मुर्गा और मीट के दाम पे बिक रही है। BHU जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रही हूँ, इसी 15 दिन पहले की घटना है। रात 12 बजे वो BTech MTech की लड़की रात में चाय कॉफ़ी पीने नहीं निकल सकती क्या अपने इंस्टीट्यूट में? अपने कैंपस में हमको डर लगने लगा है। अब अपने कैंपस में वो बच्ची निकल रही है रात में चाय पीने के लिए, और कुछ तथाकथित जातिवादी गुंडे, हिंसक गुंडे जिनको महिलाओं से नफरत है, वो उसका कपड़ा उतरवा देते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसका फ़ोन लेके चले जाते हैं। क्या बीती होगी उस बच्ची के ऊपर? कभी आपको एहसास है इस बात का? उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी? कभी इस बात का एहसास किया? जब ये नारा दिए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें समझ में आया ये नारा इन्होंने क्यों दिया। चैलेंज किया था, नारा नहीं दिया था कि बेटी को बचा सकते हो तो बचाओ, अगर बच जाए तो पढ़ा लेना, क्योंकि हमारे गुंडे इनको वहशियों की तरह से चारों तरफ देख रहे हैं। और इसी दिल्ली में निर्भया केस तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है ही है। तो जब चैलेंज दिया गया, वो चैलेंज हमको अब समझ में आ रहा है कि वो चैलेंज कैसे दिया गया, और वही चैलेंज की वजह से आज जो हमारा वोट स्थिर नहीं है, 2-2 हज़ार रुपया पे अपने वोट को हम बेच रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का काम हो रहा है। इनकी आपत्तियां हैं आपके संविधान से, इनको आपके घोड़ी चढ़ने पे दिक्कत है, आपकी मूछें रखने पे दिक्कत है, आप ऊंची शिक्षा लो इस पे दिक्कत है। ऋतु जी के साथ में जो कुछ भी भेदभाव यहाँ पर हो रहा है, वो भी उसका जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा में भी हम आपको बराबरी नहीं लेने देंगे। हर एक चीज पे इनकी आपत्तियां हैं। तो आप ये बताइए, अगर इनकी आपत्तियां इन सारी चीज पे है कि तुम अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, इसका मतलब इनकी आपत्ति भारत के संविधान पे है। भारत का संविधान जो सबको बराबरी का हक दे रहा है, इस संविधान पे जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनसे हमको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न, बार बार दिल्ली आती हूँ तो कुछ प्रश्न उठा करके जाऊंगी कि इस देश का जो लोकप्रिय नाम है, इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है कि इसका नाम इंडिया कर देना चाहिए, भारत कर देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकप्रिय नाम जो है उसको बदलना आसान होता है, लेकिन देश के लोगों को हिस्सेदारी देना बहुत मुश्किल होता है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर देना बहुत आसान है, लेकिन देश का विकास करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या नाम करना आसान है, लेकिन अयोध्या वासियों की गरीबी दूर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अन्य जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर देना बहुत आसान है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का उसका अपना आरक्षण पूरा करना शायद इनको मुश्किल काम लगता है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना ज़्यादा आसान है हेलीकॉप्टर से, लेकिन उन्हीं कांवड़ियों को रोजगार देना थोड़ा मुश्किल लगता है। कैशलेस कार्ड बना रहे हैं कि आपका मुफ्त में इलाज होगा। कैशलेस कार्ड बनाना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा देना, सुविधा देना बहुत मुश्किल है। पिछड़ों का वोट ले रहे हैं, ये पिछड़ों का वोट लेके सरकार बना ले रहे हैं। वोट लेना आसान है, लेकिन पिछड़ों को उनकी जाति, उनकी जनगणना के आधार पे 52%, 56% का आरक्षण देना शायद इनके लिए मुश्किल काम है। गैर अम्बेडकरवादी लोगों को शामिल कर ले रहे हैं ये,
और इसीलिए तो आपके विधायक यहाँ बड़े पोस्टर में टंगे हुए हैं। गैर अम्बेडकरवादियों को शामिल करना आसान है, एक अम्बेडकरवादी को सही रूप में चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम है। ईवीएम आसान है, बैलेट मुश्किल है। ईवीएम से वोट की चोरी आसान है, बैलेट से मुश्किल हो रही थी। नेता खरीदना आसान है, वोटर खरीदना आसान है, लेकिन मुफ्त में चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा देना ये शायद इनको मुश्किल लग रहा है। और यही बात है कि 4-4 साल का रोजगार दे रही है सरकार, बोल रहे हैं अग्निवीर बनो। 4 साल का रोजगार देना आसान है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना मुश्किल काम है। और इसी के साथ ही साथ जो थाली बजवाया, और हमारे मूर्ख लोग थाली बजाए, थाली बजवाना बहुत आसान है और अस्पताल बनाना बहुत मुश्किल काम था। इतने लोग इस कोरोना के दौरान ख़त्म हुए, सभी लोगों ने लगभग अपने घर परिवार, नात रिश्तेदार, बहुत करीबियों को खोया। सरकार का इन सब की तरफ कोई ध्यान नहीं, उल्टा हमसे थाली बजवाया गया। हमारी सोचिए गुलामी का क्या लेवल था, जब बाबा साहब चैलेंज करते हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा जो गुलामी को तोड़ने का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, तुम्हारा आज़ादी का रास्ता धर्मशास्त्र से नहीं, बल्कि तुमको गुलाम बनाने के लिए धर्मशास्त्र है। तुम्हारी शिक्षा से तुम्हारा गुलामी को तोड़ने का रास्ता जाता है। तो उस गुलामी को क्या कहते हैं, गुलामी की क्या परिभाषा है? किसी चीज को जाने समझे बिना स्वीकार कर लेना गुलामी है। किसी पत्थर के आगे शीश झुकाना गुलामी है। हाथ में लाल धागा, काला धागा, पैर में धागा बांधना, ये गुलामी की निशानी है। अपनी बीवी को ब्लेम करना, ये गुलामी की निशानी है। बहुत साथी आज वहाँ उत्तराखंड में भी मिले, बोले बीवी ने बांध दिया। वही प्रश्न, वही जवाब मेरा कि बीवी मंगलसूत्र देगी तो क्या बांध लोगे? हाँ, जो बीवी ने हाथ में धागा बांधा तो बांध दिया, बीवी चूड़ी देगी, कड़ा देगी तो क्या पहन लोगे? तो बहन जी ऐसा तो नहीं कर सकते। जब वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे क्यों ब्लेम कर रहे हो? गुलामी की यही परिभाषा है कि अपना दोषारोपण अपनी पत्नी के ऊपर कर देना, ये गुलामी की निशानी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने कभी भीख मांग के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने कभी किसी को उल्लू बना के नहीं खाया, मेरे पूर्वजों ने किसी तीज त्योहार पे भीख मांग के, किसी से दक्षिणा मांग करके नहीं खाया। मेरे पूर्वजों ने भारत का संविधान लिखा और मेरे माँ बाप ने उस संविधान के द्वारा अधिकार लेकर के बहुत सम्मान पूर्वक, इज्जत के साथ रोटी कमाई और उस इज्जत की रोटी से हमको पढ़ाया लिखाया, जो आज हम प्रोफेसर बन करके आप लोगों के सामने आ पाए। ये भारत के संविधान की ताकत है कि डरा रहा है संविधान। जैसे मूर्ति डराती है बाबा साहब की, जीते जी भी डरते थे, मरने के बाद भी डर रहे हैं। आज वो भय संविधान तक पहुंच गया। हमारे भगवान बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तो आनंद भंते उनके पास आते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आनंद भंते भगवान से कहते हैं, भगवान बुद्ध से, कि भगवान अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। आप अगर उत्तराधिकारी नहीं घोषित किए, संघ में फूट पड़ जाएगी, भिक्षु संघ भंग हो जाएगा, तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। भगवान मृत्युशैया पे हैं, लेकिन मुस्कुरा के आनंद से कहते हैं, आनंद, मेरा धम्म ही मेरा उत्तराधिकारी है, धम्म ही उत्तराधिकारी है। मुझे किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है। ये उत्तराधिकारी बनाया धम्म को भगवान बुद्ध ने, और उस धम्म के सारथी निकले महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। और जब शिक्षा को देने के लिए, आपकी बुद्धि को खोलने के लिए स्कूल खोलने पहुंचे, तो महात्मा ज्योतिबा फूले को भी 3-3 बार जान से मारने की कोशिश हुई। भगवान बुद्ध को भी जान से मारने की कोशिश की गई जब वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। वो पीछे नहीं हटे, धम्म को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ज्योतिबा फुले पीछे नहीं हटे, शिक्षा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हम लोगों के जैसे हो पा रहे हैं ज्योतिबा फुले की वजह से। वैसे ही बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको? आपको और हमको नहीं बनाया। उन्हें पता था हम बहुत नालायक हैं, 1 नंबर के नालायक हैं। 14 अक्टूबर 1956 को सब ने बुद्धम शरणम गच्छामि किया और बाबा साहब चले गए। पीछे से सब अपना, कोई निरंकारी सत्संग में, कोई राधा स्वामी सत्संग में, कोई किसी सत्संग में, कोई कहीं पे भी जाता आता रह रहा है। अपनी पसंद के देवी देवताओं को घर में बिठाया हुआ है। बाबा साहब आपकी नालायकी समझते थे, आपको बुद्ध की शरण में सम्मान के लिए ले गए, लेकिन लातखोरों को सम्मान का आदत नहीं है ना, इसलिए वापस लात खाने के लिए उन्हीं देवी देवताओं की शरण में पहुंचे और फिर लात खा रहे हैं। मुंह के ऊपर सुसु किया जा रहा है। बाबा साहब ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? बाबा साहब ने कहा कि मैं तब तक जिंदा हूं जब तक ये संविधान जिंदा है।
इस संविधान को कभी मरने मत देना। मानसिक 26+ की टीम, वो टीम तैयार करके बाबा साहब गए कि इस संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। ये टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाओगे? इस संविधान को अपना उत्तराधिकारी बना के गए। मैं तब तक जीवित हूँ जब तक ये संविधान जिंदा है, और जिस कलंक को बाबा साहब धोए, गुलामी जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर थोपी, उस कलंक को बाबा साहब ने संविधान लिख के जो धोया, और आज उसी संविधान के ऊपर इनकी गिद्ध की नज़रें लगी हुई हैं कि कैसे ये चमार का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गया, कैसे ये चमार की लड़की मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री का सपना देखने लगी, कैसे ये अहिर का बेटा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा, कैसे वो कुर्मी का लड़का जो उसमें है बिहार में, कैसे वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगा। इनकी आपत्तियां हैं आपकी शिक्षा से, इनकी आपत्तियां हैं आपकी योग्यता से, इनकी आपत्तियां आपके संविधान से, और इसीलिए संविधान पे ये नज़र लगा के रखे हैं। लेकिन संविधान इतना कमज़ोर नहीं लिखा बाबा साहब ने, इसीलिए वो प्लानिंग करते हैं, एक एक स्टेप, एक एक कंकड़ फेंकते हैं। अगर रिएक्शन आता है तो पीछे चले जाते हैं, जैसे कुत्ता अगर कंकड़ मारिए, भौ भौ करिए तो वो पीछे चला जाता है, वैसे ये करते हैं। SC ST एक्ट में इन्होंने हमारे बहुजन समाज का रिएक्शन देख लिया, एक्शन रिएक्शन दोनों देख लिया, और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। नया संसद भवन बनाना आसान है, लेकिन संविधान को 100% लागू करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि संविधान को लागू होने का मतलब है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, जो बुद्ध का सिद्धांत है, उसको लागू करना। तो इनकी नज़र है आपको गैर बराबरी की तरफ ले जाने की। अब आपकी नज़र कहाँ है, ये आपको तय करना है मेरी बहनों। जिन देवी देवताओं ने, जिन मूर्तियों ने आपको सदा गुलाम बना के रखा, वो आपको रेस्क्यू करने के लिए आज भी नहीं आएंगी। जिन धागों ने आपका सब कुछ छीन लिया, राजा बलि के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले लिख रहे हैं, सब कुछ छीन लिया धागा बांध बांध के, आज आप उसी गुलामी की तरफ अगर बढ़ोगे, तो फिर अगर आपके संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे। मानसिक 26+ की टीम बार बार साधुवाद की पात्र है, अपनी जिम्मेदारी ये निभा रही है संविधान के प्रति जागरूकता के लिए। आपको दुश्मन की रणनीति पे चर्चा नहीं करना है, उसका बड़बोलापन नहीं बताना है कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग कि हम क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस होकर के हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हम लोग लगातार गांव-गांव चल रहे हैं। सर, आप लोगों का बहुत सहयोग है कि हम आज आप लोगों के बीच में भी आकर के अपनी प्लानिंग को हम कह पाए। हमने कोई ऐसा संगठन या उसकी बात मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज में विघटन पैदा करना नहीं है, इसलिए हम किसी भी प्रकार से संगठन की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, जो टीम हमें सामने दिख रही है, इस टीम का काम हमें सामने दिख रहा है। इस टीम का एक सदस्य अब मैं भी हूँ, और मैं अपना 100% आपको देने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। आज इस मानसिक 26 टीम के साथ में भी जुड़ करके अपना 100% योगदान आगे देने के लिए तैयार हूँ। आप सभी साथियों को यहाँ पर जो मुझे बुलाए, आप सबको ढेर सारा धन्यवाद। ये कार्यक्रम अकेले मानसिक 26+ टीम का नहीं है, इस पूरी टीम के जितने भी आयोजक लोग हैं, जो संयोजक लोग हैं, और हाँ, ये मेरी प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, पूरी जो यूट्यूबर्स की टीम जो पूरी यहाँ पे दमखम से लगी हुई है, और एक मेरा छोटा बच्चा, ये बाबू जो है मिलिंदर भाई का जो भांजा, और मेरा भी भांजा जो यहाँ पर, मेरा बेटा बल्कि है, मेरा भांजा तो कोई नहीं है, अब मेरा बेटे ही सारे हैं, तो मेरा बेटा जो यहाँ मौजूद है, बहुत सारा धन्यवाद। ये पूरी जो टीम, पूरे कार्यक्रम को जो आपने बहुत सुचारू रूप से एकदम जो टेलीकास्ट करने का जिम्मेदारी उठाया है, और विशेष धन्यवाद निशा जी को। आपको मेरी आंखें खोज रही थी, लेकिन आपकी आंखों ने मुझे पहले खोज लिया, तो धन्यवाद निशा जी को। इसके साथ साथ इस पूरी टीम को मान्यवर किशोरी सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, चमन कुमार एडवोकेट जी, किशन जी, बादाम सिंह जी, जसवंत जी, नरेंद्र जी, भीम सिंह जी, पतराम जी, झम्मन जी, वीरपाल सिंह जी, राम निवास जी, मनोहर जी, मटरूमल जी, विजेंद्र जी, मनवीर सिंह जी, राजेश चौधरी जी, राजेश राणा जी, अंकित कुमार जी, नागेंद्र वर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, चंद्रभान जी, रामाश्रय जी, संजय कुमार जी, मयंक कुमार जी, ईश्वर सिंह, प्रकाश जोश जी और सुंदरलाल एडवोकेट, देवेंद्र कुमार जी और श्रीमती राजकुमारी।